हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसटीसी क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का। देखिएगा इधर, इसमें देखिए, जो सवाल होगा आप खुल के पूछिएगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में होता क्या है कि ये जो है जन तंत्र या प्रजनन तंत्र के बारे में, किस तरह से बच्चा पैदा होता है, उसका क्या क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में फुल जानकारी हम लोग आज लेंगे, ठीक है। खुल के सवाल पूछिएगा। अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, मतलब अगर कोई पुरुष है जो मतलब मेल और फीमेल है, तो हम लोग अपने जैसा ही बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कुत्ता बिल्ली आ जाए। नो, जो अगर कुत्ता बिल्ली का बच्चा है तो कुत्ता बिल्ली पैदा लेगा, शेर का बच्चा शेर पैदा लेगा। तो इसी को बोलते हैं जनन जिसको प्रोडक्शन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। एक असेक्सुअल और एक, अच्छा ये देखिए, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। एक सेक्सुअल मिस प्रिंट है, एक सेक्सुअल एक असेक्सुअल। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, असेक्सुअल और यहाँ सेक्सुअल है, ठीक है। अगला ये असेक्सुअल की बात करते हैं। अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है? इस प्रकार के जनन में नर युग्मक जो मेल है और जो फीमेल है, इसमें युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जनन की क्रिया एक ही शरीर में होती है। यह जनन कई प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, मेल और फीमेल का जरूरत नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई एक भी हो तो भी बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है। जैसे पुरुष में कैसा होता है, मेल और फीमेल दोनों चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन असेक्सुअल में नहीं चाहिए, दोनों में से कोई भी हो बच्चा पैदा कर सकता है, ठीक है। अगला वर्ड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पिक्चर है इनका, गौर से देखिएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इसमें एक ही होता है। अब हम देख लेते हैं कैसे, बहुत प्रकार का होता है, कौन कौन प्रकार का होता है वो समझिए ज़रा। पहला देखिए, पहला जो है विखंडन की प्रक्रिया, फिजन। फिजन विखंडन, यह केंद्रक में बढ़ जाता है और नए शरीर का निर्माण होता है, और इस प्रकार का जनन अमीबा में देखा जाता है। पूछेगा अमीबा में अलैंगिक जनन कि लैंगिक जनन? अलैंगिक का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल का जरूरत नहीं पड़े बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन सेक्सुअल अर्थात लैंगिक जनन में क्या होता है, मेल फीमेल का आवश्यकता पड़ता है। और विखंडन में क्या है कि ये जैसे देखो, इसमें एक देखिए, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के सेंटर पे न्यूक्लियस है। हमारे बॉडी में जितना भी सेल है सब में एक एक जगह न्यूक्लियस है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्म है पूरा का पूरा, ठीक है। ये हम आप ही को पढ़ा रहे हैं, जो पूछ रहा है खुल के पूछिएगा। तो ये देखिए सेंटर पे न्यूक्लियस है। देखिए ये होता क्या है ना, यही जो है अमीबा, इसका नाम क्या है, अमीबा। यही अमीबा क्या होता है कि पहले धीरे धीरे देखिए बीच में से टूट रहा है ना, पतला हो रहा है, और धीरे धीरे टूटते टूटते क्या हो गया, टूट गया। ये मम्मी और दो गो बेटी बन गई, किसी का जरूरत नहीं पड़ा मेल पर्सन का। यही मम्मी क्या हो गई, दो गो बेटी बन गई, एक डाउटर सेल दूसरा डाउटर सेल। आई देखो देखो तो ये जैसा है वैसा ही दिख रहा है कि नहीं, ये भी सेम दिख रहा है। तो अमीबा में क्या होता है, अलैंगिक जनन, और एक ही जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर पूरा लिक्विड लिक्विड भरा हुआ है, और ये इसका न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस बन गया। क्लियर। अगला ये बाइनरी फिजन इन अमीबा, एक ही जो है दो भाग में टूट जाता है, मतलब इसको मेल फीमेल का आवश्यकता नहीं पड़ा। अगला बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि मुकुलन के बारे में बात करते हैं। बर्डिंग, मुकुलन मतलब बर्डिंग, दो बार रिपीट मारिए। बर्डिंग या मुकुलन, बर्डिंग या मुकुलन, बर्डिंग या मुकुलन। इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे बर्ड कहते हैं, और यह बर्ड कुछ कुछ समय पश्चात टूट टूट कर नया नया जीव बनता है। मुकुलन में होता है क्या ना कि ये एक ही मतलब कोई पेड़ पौधा है या फिर कोई जीव है, उसी में नया नया उभार पैदा होता है, और उभार जो है टूट टूट के अलग हो जाता है, एक नया जीव पैदा लेता है। अभी आप जरा देख लीजिए, आपको बर्डिंग पता चल जाएगा। ये बर्डिंग होती है। हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है। हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है। बर्डिंग होता है क्या, जैसे ये एक हाइड्रा है, इसी में देखो यहाँ से एक उभार पैदा ले रहा है, उभार पैदा ले रहा है, इसका नाम क्या है, मुकुलन। क्या बोलते हैं इसको, मुकुलन। देखिए इसका नाम क्या है, मुकुलन। क्या हो रहा है भाई मेरे, क्या नाम इसका जी, बर्डिंग। बर्डिंग में होता क्या है कि इसमें देखिए थोड़ा उभार पैदा ले लिया, यही उभार धीरे धीरे बड़ा होगा खुद ब खुद, फिर बड़ा होते होते थोड़ा और बड़ा। अब देखो इसी के जैसा दिख रहा है, ये सेम सेम, इसको देखिए सेम दिख रहा है। फिर ये क्या होता है, ये अलग हो जाता है, फिर ये पार्ट देखिए दोनों सेम हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन, मतलब बर्डिंग। और किस में होता है ये, हाइड्रा में। किस में होता है,
हाइड्रा में। ठीक है, सेट हो गया। अब देखिए हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग यूजिंग द रीजनरेटिंग सेल आ जेनेटिकली सिमिलर हाइड्रा। हाइड्रा क्या करती है, खुद के जैसा, अपने जैसा एक नया बर्ड प्रोडक्शन कर लेती है और जेनेटिकली सेम होता है, जीन्स भी दोनों को सेम होता है। फिर जब बड़ा होगा ना तो फिर यहाँ से ही निकलेगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर एक नया बनेगा। तो इसमें तो इसमें क्या है, ये अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा आ जाइए, कायिक वेजिटेशन, कायिक अर्थात वेजिटेशन, कायिक जनन या वेजिटेशन, बोलिए कायिक जनन या वेजिटेशन। अब देखिए वैसा जनन जिसे जड़, तना, पत्तियां भाग लेती है उसे कायिक जनन बोलते हैं। कायिक जनन में क्या होता है, नहीं दिया बस में। कायिक जनन में होता क्या है कि उसमें जड़, तना, पत्ती भाग लेता है, तीनों के तीनों। इसमें देखिए ना आप, तो दिक्कत देखिए कायिक जनन में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती तीनों का तीनों भाग लेता है। कौन कौन, जड़, तना और पत्ती तीनों भाग लेता है। जैसे ब्रायोकिलम, पत्थर चट्टा, गन्ना, आलू, गुलाब, शकरकंद, ये तीनों का तीनों क्या है, कायिक जनन में आता है। किसमें आता है, कायिक जनन में। वैसा जनन जिसमें जड़, तना, पत्ती तीनों का तीनों पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं, कायिक जनन। तो काई से याद रखिए ना, काई जो पानी वानी बहाते हैं तो कैसे काई जम जाता है, तो इसमें तीनों भाग लेता है, जड़, तना, पत्ती कोई भी है उसमें कायिक जनन करते हैं। जैसे पत्थर चट्टा, गन्ना, गन्ना में भी देखिएगा जड़, तना, पत्ती कहीं से भी निकल जाता है। और गुलाब का फूल देखिए, गुलाब में क्या होता है, थोड़ा सा कहीं से डंठी तोड़ दीजिए और लगा दीजिए, फिर से नया पेड़ पौधा आ जाता है। शकरकंद भी सेम। तो इसको क्या बोलते हैं, कायिक जनन। कायिक जनन का एग्जाम्पल बोलेगा कौन कौन, शकरकंद, गुलाब का फूल, गुलाब, गन्ना और एक है पत्थर चट्टा, जो पत्थर के पर नहीं काई उग जाता है, ये को फेंक दीजिए और अपने आप उगना स्टार्ट। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या नाम इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है ना, मेल फीमेल दोनों का आवश्यकता पड़ता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों का आवश्यकता पड़ता है। तो इस प्रकार के जन्म में नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों को मिलाना आवश्यक होता है। रिमार्क्स, कुछ खास बात है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में गौण लैंगिक लक्षण लाता है। तो पूछेगा टेस्टोस्टेरोन किसका है, मेल पर्सन का है। मेल मतलब पुरुष। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसका होता है, मेल पर्सन का, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन के कारण गौण लैंगिक लक्षण लाता है। ये टेस्टोस्टेरोन के कारण ही दाढ़ी, मूछ और आवाज भारी होता है। पूछेगा कि हम पुरुषों के पास दाढ़ी आने का कारण क्या है, मूछ आने का कारण क्या, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। किस हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण दाढ़ी, मूछ और आवाज भारी हो जाता है। क्लियर, अगला बढ़ते हैं। पुरुष में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और आजीवन रहती है। कहता है कि पुरुष के पास बच्चा पैदा करने का काबिलियत 14 साल में स्टार्ट हो जाता है और कब तक रहता है, पूरे लाइफ टाइम रहता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण पुरुष में क्या आता है, दाढ़ी, मोछ, आवाज का भारी होना, ये सब आता है। ठीक है अगला ये, और 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है और आजीवन रहता है, लाइफ टाइम तक रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि महिलाओं में जनन क्षमता 12 साल में शुरू हो जाती है। इसलिए 12 साल की विदेश की वो लड़की ना प्रेग्नेंट हो गई थी, 12 साल में ही बच्ची थी, और तो 12 साल की अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है और 50 की अवस्था तक रहता है। 50 की अवस्था यानी महिलाएं जो है बच्चा पैदा करने का प्रक्रिया कब स्टार्ट होता है, 12 साल में, और कब तक रहता है, 50 साल तक। 12 से लेके 50 साल तक महिलाओं के लिए, 12 साल से लेके 50 साल तक। पुरुष का 14 साल से लेके लाइफ टाइम तक। अगला ये नोट, नोनाऑक्सिलोन 9 नामक दवा स्पर्म शुक्राणु को मार देता है। ठीक है, ये स्पर्म जो पुरुषों में जो स्पर्म होता है, मतलब किसी को दवाई खिला दिया जाए, क्या नाम है उसका, नोनाऑक्सिनाल 9 दवाई खिला दिया जाए उसको, किसी पुरुष को, ठीक है, तो उसका मतलब बच्चा पैदा करने का जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। लेकिन जनरली क्या करते हैं कि कहते हैं जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उसको थोड़ा कम करने के लिए कौन सा दवाई है, नोनाऑक्सिनाल 9 दवा खिलाने से स्पर्म जो है कम, मतलब जो स्पर्म है उसको मार देता है, जिससे बच्चा पैदा होने में दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है,
तो ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब अगला ये कुछ मादा जनन अंग के बारे में एग्जाम में पूछता है कि पुरुष जनन अंग कौन, अब मादा जनन अंग कौन। तो ये पुरुष वाला देख लिए कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब फीमेल वाला देखिए, मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उसको मादा जनन अंग कहते हैं। क्लियर, वैसा अंग जो रिप्रोडक्शन में बच्चा पैदा करने में मदद करे उसको मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अंडाशय अर्थात ओवरी, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 फीमेल में अंडाशय क्या होता है, 2 फीमेल अंडाशय 2। अंडाशय का मुख्य काम क्या है अगला ये, अंडाशय का मुख्य काम क्या है, अंडा का निर्माण करना। और अंडाशय से 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। कितने प्रकार का हार्मोन, 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। अंडाशय से अंडा का निर्माण होता है, अंडा वही जो बच्चा पैदा करने में मदद करे फीमेल को। ठीक है, अंडाशय से कितने प्रकार का हार्मोन निकलता है, 3 प्रकार का हार्मोन। अंडाशय से कितने प्रकार का हार्मोन, 3 प्रकार का हार्मोन। और अंडा कहाँ से निकलता है, अंडाशय से, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओवरी। अब आ जाइए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बोलेगा क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव। यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। जो मंथली आता है ना फीमेल लोग का, तो उसको बैलेंस कौन करता है, एस्ट्रोजन। फीमेल कौन कहता है कि जो मंथली आता है फीमेल लोग को मासिक चक्र, उसको जिसको मासिक धर्म बोलते हैं, इसको कौन बैलेंस करता है, एस्ट्रोजन। कौन बैलेंस करता है, एस्ट्रोजन। कहाँ से निकलता है, ओवरी से, अंडाशय से। दूसरा ये प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन स्तन विकास और गर्भ धारण करने में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, स्तन का विकास करता है। ठीक है, और गर्भ धारण करने में सहायक होता है। जो महिलाएं जो है ना कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो प्रेग्नेंट होने में मदद कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन मदद करता है गर्भ धारण करने में, प्रोजेस्टेरोन। और स्तन विकास में प्रोजेस्टेरोन। शर्माना नहीं है, ये नॉलेज है, सीखना है। अगला है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जो है हार्मोन प्रसव डिलीवरी के समय सहायक है, यूरेटस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो डिलीवरी होती है बच्चा का, जिस समय डिलीवरी होने वाला है उस समय जो बहुत ज़्यादा महिलाओं को जो पेन होता है, दर्द होता है, उसको कम करता है। कौन, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन करवा देता है और यूरेटस के मार्ग को चौड़ा करता है। कौन, रिलैक्सिन हार्मोन। अगला ये अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब का बात करते हैं। फेलोपियन ट्यूब ये नली के समान रचना होती है। फेलोपियन ट्यूब कैसा होता है, नली के समान रचना होता है। ओवरी को यूटेरस से जोड़ता है। पूछेगा ओवरी को यूटेरस से कौन जोड़ता है, फेलोपियन ट्यूब। ओवरी को यूटेरस से कौन जोड़ता है, फेलोपियन ट्यूब। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया में अंडवाहिनी में होता है। कहता है कि जिस समय निषेचन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, यानी जब बच्चा प्रोडक्शन का समय आ गया है, उस समय मदद कौन करता है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म जाता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, क्लियर। अगला ये, अब सुनिए यूटेरस की बात करते हैं। गर्भाशय, भ्रूण का विकास होता है। जो पेट होता है, पेट को बोलते हैं यूटेरस, पेट के नीचे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय। जहाँ गर्भ होता है, जहाँ बच्चा रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यूटेरस। यूटेरस में भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का मतलब होता है बच्चा जो सबसे शुरू में, ठीक है, जो सबसे छोटा स्टेज, जैसे आप है ना, आप जब दम इतनी को होंगी, छोटी सी दम बच्ची, एकदम इतनी, जिस समय आप बनना स्टार्ट हुआ होगा आपका फॉर्मेशन, उसको भ्रूण कहते हैं। भ्रूण समझ गए, नवजात शिशु को बोलते हैं भ्रूण। और यूटेरस की आकार थैली के समान होता है। कहता है कि यूटेरस गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। यूटेरस का आकार कैसा होता है, थैली के जैसा। थैली में ना बच्चा रहता है। और यूटेरस में बनने वाला भ्रूण सबसे पहले हृदय बनता है। एग्जाम में पूछेगा, जब बच्चा बनता है, बच्चा जब पैदा हुआ, मतलब पैदा होने से पहले जब से मैं बच्चा बनना स्टार्ट किया, 9 महीने तक रहता है ना पेट में जी, तो जो शुरू में सबसे स्टार्टिंग में बच्चा का कौन सा अंग विकास करता है, कौन सा करता है, हार्ट। कौन सा करता है, हार्ट। कहता है बच्चा जब भ्रूण होता है तो कौन सा विकास करता है पार्ट, हार्ट। हार्ट मतलब दिल, यानी हृदय। यूटेरस के अंदर भ्रूण बच्चा इमियोटिक सैक नामक झिल्ली से ढका रहता है। अब बच्चा जिस झिल्ली में रहता है वो झिल्ली का नाम क्या है, इमियोटिक सैक। बच्चा जिस झिल्ली में रहता है उसका नाम क्या है, इमियोटिक सैक। इमियोटिक सैक नामक झिल्ली से ढका रहता है। अगला ये, भ्रूण को भोजन गर्भनाल प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। भ्रूण को भोजन किससे मिलता है, गर्भनाल, जिसको प्लेसेंटा बोलता है। एक पाइप नहीं था नाभि के पास, जो नाभि से जो कनेक्टेड रहता है। मुंह तो होता नहीं है, मुंह तो होता है लेकिन खा नहीं पाता ना, तो पेट से डायरेक्ट पेट में खाना जाता है।
तो भ्रूण को भोजन किससे मिलता है? गर्भनाल या प्लेसेंटा से मिलता है। क्लियर? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में लोहा और कैल्शियम का कमी होता है। एग्जाम में पूछेगा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में किस तत्व की कमी हो जाती है? लोहा और कैल्शियम। लोहा और कैल्शियम, क्योंकि बच्चा का निर्माण हो रहा है ना, बच्चा का निर्माण हो रहा है तो उसको खून चाहिए, हड्डी बनाने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। बच्चा जब बनेगा तो उसको क्या चाहिए? खून चाहिए, और दूसरा हड्डी बनेगा तो क्या चाहिए? कैल्शियम। इसीलिए जब महिलाएं जब गर्भावस्था में होती हैं तो उनको आयरन और कैल्शियम वाला जितना प्रकार का खाना है खूब खिलाना चाहिए, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा विकास करता है। इसलिए देखते हो अमीर लोग का बच्चा पूरा हेल्दी लंबा चौड़ा होता है, इन गरीब का बच्चा का ज़्यादा विकास नहीं होता, उसका हाइट वाइट सबका कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन और कैल्शियम की मात्रा जब महिलाएं जो प्रेग्नेंट थी उनकी मम्मी तो उस समय कम खाई होंगी। समझ गए? अब अगला बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं विजाइना के बारे में। ये है आपका फैलोपियन ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब सिखाने जा रहा है। अगला बढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ये अच्छा, ये ओवरी, देखो यहीं पे अंडा का निर्माण होता है। एक महीना में इसमें, अगला महीना में इसमें बनता है। इसलिए जब वो मासिक धर्म आता है, जिसको पीरियड बोलते हैं हम लोग, तो एक महीना इससे आता है तो अगला महीना इससे आता है। ठीक है, एक महीना इससे तो अगला महीना इससे। अब देखिए अंडा का निर्माण हो रहा है, यही अंडा का यहाँ आता है। और देखिए क्या क्या है, इसको बोलते हैं फंडस, और क्या क्या भाई, अच्छा ये विजाइना, ये सर्विक, ठीक है, समझ गए? तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब, ये अंडा, ठीक है, अंडाशय से बनता है। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला ये कहता है नर युग्मक को, अच्छा एक मिनट, देखिए नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। नर युग्मक को क्या कहते हैं? नर, बोलिए 4 बार। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। नर युग्मक को क्या कहते हैं? देखिए शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं। शुक्राणु ही, शुक्राणु मतलब स्पर्म, किस क्रिया में? जनन क्रिया में, यानी बच्चा पैदा करने में भाग कौन लेता है? शुक्राणु। और शुक्राणु का जिसकी पूंछ होती है, प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। आइए इस तरीके से होता है शुक्राणु, ऐसे होता है, ठीक है, ये पूंछ जैसा था, ऐसे पूंछ लगा रहता है। और प्रत्येक शुक्राणु में कितना क्रोमोसोम होता है? 23। कितना क्रोमोसोम होता है? प्रत्येक शुक्राणु में कितना क्रोमोसोम होता है? 23 जोड़ा। मादा युग्मक का अंडाणु ओवम कहते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। अब पुरुष वाले का क्या है? शुक्राणु। महिला का क्या है? ओवम। अब फीमेल का क्या है? स्पर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु। अंडाणु का इसका आकार स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। जो अंडाणु का आकार, ये जो अंडा पूछेगा ना एग्जाम में कि सबसे बड़ा सेल किसका होता है, तो फीमेल के अंडा का होता है। और सबसे छोटा सेल बोलेगा तो मेल पर्सन के शुक्राणु का, ये इतनी होता है। अब फीमेल का इतना बड़ा होता है, मेल का इतना छोटा, अब फीमेल का इतना बड़ा। तो फीमेल का जो अंडाणु होता है, मेल का क्या होता है? शुक्राणु होता है। इससे पूंछ निकला रहता है उसमें, ठीक है, बहुत छोटा होता है। सेट हो गया? अगला बढ़ते हैं। तो अंडाणु का आकार अंडाणु का आकार स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। अंडाणु गोल आकार का होता है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो मेल वाला जो स्पर्म है उसमें कितना क्रोमोसोम? 23। अब फीमेल का जो अंडाणु उसमें भी कितना क्रोमोसोम? 23। 23 मिलकर कितना? 46। एग्जाम में पूछेगा पुरुष में कितना क्रोमोसोम? 23 जोड़ा या 46? 23 जोड़ा या 46। अगला ये अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। जो अंडा होती है जो अभी दिखाई दे ना अंडा, यहाँ से जो निकल रहा है, ठीक है, ये देखिए जो अंडाणु के बाहर के आवरण को क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्लेसोडा कहते हैं। सबसे पहले तो अंडा है, ठीक है, जो भी निकला, उसके बाहर के आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। अंडाणु के बाहर के आवरण को 5 और बोलिए। अंडाणु के बाहर के आवरण क्या कहते हैं? कोरोना रेडियोटा। अंडाणु के बाहर के आवरण क्या कहते हैं? कोरोना रेडियोटा। और कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है। इस कोरोना रेडियोटा के अंदर ये झिल्ली पाई जाती है इस तरीके से। ये झिल्ली का क्या नाम है? जोना प्लेसोडा। क्या नाम है? जोना प्लेसोडा। क्या नाम है? जोना प्लेसोडा। अब देखिए कह रहा ये स्पर्म का फोटो, स्पर्म का फोटो अभी बताए थे ना। ये कहता है कि जब मेल पर्सन जो स्पर्म रिलीज करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो लाखों की संख्या में रिलीज करता है,
ठीक है। अब महिलाएं बहुत कम संख्या में रिलीज करती हैं। तो अगला देखिए, अब जो स्पर्म है उसका फोटो बना हुआ है। अब क्या क्या होता है वो देखते हैं। ये ओवम है, ये देखो तो महिला का, ये पुरुष का, ये महिला का, ये पुरुष का, महिला का, पुरुष का, महिला पुरुष का क्या है स्पर्म, महिला क्या है ओवम। क्या क्या होता है तो देखिए, जो अंडाणु होता है जो भी रिलीज किया, अंडाणु में क्या क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। इसके न्यूक्लियस के बाहर में जो मतलब जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। और जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, अभी पढ़े थे हम लोग, कोरोना रेडिएटा, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और देखिए, और जो कोरोना रेडिएटा के अंदर जो झिल्ली है, ये वाली झिल्ली, इसको जोन प्लेसिडा बोलते हैं, जोन प्लेसिडा। ठीक है, हो गया। और ये जो ब्लू वाला लेयर है इसको वेटलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। एक बार फिर से, जो अंडाणु होता है, अंडाणु के सेंटर पे न्यूक्लियस, और अंडाणु का जो सबसे बड़ा बाहर वाला पार्ट है उसको कोरोना रेडिएटा, उसको जो एक झिल्ली बनाई रहती है उसको क्या नाम है, जोन प्लेसिडा। और ये अंदर में जो पूरा जेली जैसा पदार्थ होता है उसको साइटोप्लाज्म। और जोन प्लेसिडा के अंदर जो मतलब जोन प्लेसिडा और कोरोना रेडिएटा बीच के लेयर को वेटिलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए, ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म का क्या क्या है, जो सबसे पीछे में उसको टेल बोलते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यहाँ पे देखो, जो स्पर्म होता है उसके सेंटर पे भी न्यूक्लियस है और एक्रोसोम है, एक्रोसोम। ठीक है, बाहर वाले पार्ट को एक्रोसोम, सेंटर पे न्यूक्लियस, पीछे वाले को टेल, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। अगला बढ़ते हैं। अब अगला ये नर जनन अंग के बारे में है। देखिए, नर जननांग के बारे में बात करते हैं। नर के शरीर का वह भाग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसको नर जननांग बोलते हैं। क्लियर, जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसको नर जननांग बोलते हैं। अब अगला ये खान सर वीडियो, खान सर के फाइल का है। अब देखिए, वृषण, टेस्टिस, वृषण मतलब टेस्टिस, टेस्टिस क्यों होता है, दूगो होता है और शरीर के बाहर होता है, टेस्टिस, समझ गए। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है वृषण, वृषण की बात करते हैं तो वृषण की संख्या क्या होती है, दो गो। कितना होता है, दो गो, शरीर के बाहर होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। वृषण का काम क्या है, शुक्राणु, शुक्राणु जो ये पीछे देखे थे हम, उसका और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बताए थे ना, जिसकी वजह से क्या होता है, दाढ़ी आता है, मुदाड़ी, मोच, आवाज़ का भारी होना। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, उत्तेजना पैदा करता है, एक्साइटेड करता है। और शुक्राणु का निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। शुक्राणु के निर्माण में कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड। शुक्राणु मतलब जो स्पर्म जो भी बना, अभी देखे थे हम लोग, ये वाला, इसको बनाने में कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड भाग लेता है वृषण में। वृषण मतलब टेस्टिस में। अब देखिए अगला ये कह रहा, देखिए अब अधिवृषण, ये वृषण से जुड़ा रहता है, अधिवृषण वृषण से जुड़ा रहता है। देखिए अभी टेस्टिस हम लोग देख लिए, और ये अधिवृषण, अधिवृषण ये वृषण से जुड़ा रहता है। इसका मुख्य काम परिपक्व शुक्राणु को संचित करना। यहाँ जितना शुक्राणु बना है, देखो टेस्टिस में क्या होता है, अंडा मतलब शुक्राणु बनता है स्पर्म, और उसके बाद इपिडर्मिस क्या करता है, इपिडर्मिस ये इसको बाहर स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ेगा उसको भेज देगा, है ना दूगो। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। और वैस डिफरेंस, ये पतला नस होता है, वैस डिफरेंस बहुत पतला नस होता है, और ये माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक पहुंचता है। ठीक है, वैस डिफरेंस, ये पतला नस होता है, इसी के माध्यम से शुक्राणु जो है पेनिस तक पहुंचता है। अगला बढ़ते हैं। सीशन, पीन्स, यह बाह्य जननांग होता है, मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना होता है। ये सीसन, ये पेनिस, सीसन हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी में पेनिस बोलते हैं। और इसका काम क्या है, फीमेल के पार्ट तक शुक्राणु को पहुंचाना होता है। वैस डिफरेंस, ये देखो वैस डिफरेंस, ये देखिए पिक्चर बना है, ये वैस डिफरेंस का काम क्या था, ये जैसे देखो ये टेस्टिस में क्या हुआ, स्पर्म बना, फिर ये स्टोर करके रखा एपिडर्मिस, जिसको बोलते हैं अधिवृषण, और ये क्या करता है, इसको ये वैस डिफरेंस के तहत फीमेल के पार्ट तक पहुंचा देने का काम करता है। अगला बढ़ते हैं।
अगला ये निषेचन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नर युग्मक जिसको गैमेट का मादा युग्मक से मिल जाता है निषेचन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये मेल पर्सन का स्पर्म गया और फीमेल के अंडाणु के पास, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया। देखो अंडाणु 4 को 5 को रहता है, लेकिन ये जो है स्पर्म बहुत रहता है, एकदम लाखों करोड़ों की संख्या में रहता है, और ये मुंह खोल के बैठी रहती है फीमेल वाला पार्ट। जैसे ही आता है इसको कैच कर लिया, कैच कर लिया जैसे ही इसके अंदर गया और लेके भाग जाता है। फीमेल वाला पार्ट क्या करता है, लेके भाग जाता है, बहुत तेज़ी से भागता है। और ये जो क्या बोलते हैं स्पर्म है, ये स्पर्म ऐसे बहुत तेज़ी इधर 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 भागते रहता है, इधर 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 बहुत तेज़ी से चलते रहता है। और जो अंडाणु है ये भी इन्होंने इधर इधर भागते रहती है और मुँह खोल के बैठ रहती है। इसको एगो मिला, आया, दरवाज़ा बंद किया और निकल गया, और उसके बाद बच्चा पैदा करना स्टार्ट, ठीक है, मतलब बच्चा बनाना, भ्रूण बनाना स्टार्ट करता है। इसी को निषेचन बोलते हैं। निषेचन की क्रिया किस में होती है, फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया किस में, फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की क्रिया किस में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब नया नया भ्रूण बनना शुरू हो गया। युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद किस में बन जाता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण का मतलब नवजात शिशु, जो सबसे छोटा को बच्चा रहता है, फिर धीरे 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 ये बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। अब भ्रूण का विकास विकास यूटेरस में होता है। भ्रूण का विकास किस में, भ्रूण का विकास किस में होता है, यूटेरस में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, यूटेरस में, ठीक है, नर गैमेट। अगला बढ़ते हैं, गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र शुरू हो जाता है। गर्भावस्था जब महिला रहती हैं तो मंथली स्टार्ट हो जाता है। मेल गैमेट, नर युग्मक में देखो मेल का क्या होता है, स्पर्म आता है नर युग्मक, और फीमेल का क्या होता है, स्पर्म, जिसको अंडाणु बोलते हैं, ओव, ठीक है। ये दोनों मिलके किसका निर्माण करता है, जाइगोट का। किसका, जाइगोट का। वही स्पर्म जो है इसके अंदर गया अंडाणु के अंदर, और किसका बनाता है निर्माण, युग्मनज का। फिर युग्मनज किसका बनाता है, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण का। ये किस में होता है, यूटेरस में। किस में होता है, यूटेरस में। और फिर उसके बाद शिशु का निर्माण होता है। फिर से आइए, पहले मेल और फीमेल का, मेल का स्पर्म, फीमेल का क्या होता है, अंडाणु, ठीक है। और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, युग्मनज का, जाइगोट का। जाइगोट किस में बनाता है, एम्ब्रियो, भ्रूण में। अब भ्रूण क्या करता है, एक शिशु का निर्माण करता है। एम्ब्रियो किस में होता है, यूटेरस में, और जाइगोट का निर्माण फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट का निर्माण किस में, फैलोपियन ट्यूब में। एम्ब्रियो का निर्माण यूटेरस में। एम्ब्रियो का निर्माण यूटेरस में। एम्ब्रियो का निर्माण किस में होता है, यूटेरस में। एम्ब्रियो का निर्माण यूटेरस में। देखो ये फैलोपियन ट्यूब में, यहीं पे जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। अब अगला आइए, अब देखिए बच्चा कैसे कैसे पैदा लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट, बच्चा का विकास कैसे होता है। पहले तो जाइगोट, जाइगोट का निर्माण कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। जाइगोट का निर्माण कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। फिर एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो कहाँ बनता है, यूटेरस में। एम्ब्रियो कहाँ बनता है, यूटेरस में। उसके बाद एम्ब्रियो से क्या बनता है, फिटस। एम्ब्रियो से क्या बनता है, फिटस। फिर देखो धीरे धीरे हाथ पर आना स्टार्ट हो गया, देखते पहले कैसा बच्चा रहता है, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो किस में, यूटेरस में। जाइगोट कहाँ, जाइगोट मतलब क्या होता है, अभी युग्मक जो पढ़े थे हम लोग, युग्मनज। युग्मनज कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। अब भ्रूण कहाँ, यूटेरस में। फिर फिटस, फिर बेबी। क्लियर। अब अगला आइए, अब देखिए अब ट्विन बेबी कैसे बच्चा पैदा लेता है। होता है ना एक साथ जो बोलते हैं कि हम लोग 2 का बच्चा पैदा ले लिया, कैसे कैसे पैदा लेता है। देखिए जुड़वा बच्चा, आइडेंटिकल, 1 ओवम 1 स्पर्म। कहता है होता है एक ही टाइप से, एक ओवम एगो स्पर्म। फीमेल का क्या होता है, ओवम, मेल का क्या होता है, स्पर्म। कुछ दिन बाद टूट कर 2 भागों में बन जाता है। कहता है कि जब ओवम स्पर्म दोनों मिल गया, मिल के किस में बनाया भाई, जाइगोट का निर्माण कर दिया, जिसको युग्मनज बोलते हैं। अब ये क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक करता है। तो ब्रेक कर गया तो सेक्स डीएनए फेस दोनों सेम होते हैं। सेक्स और डीएनए दोनों सेम होता है। जब कहीं पैदा लेगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि वो लड़की को लड़का पैदा ले ले। जब पैदा लेगा या तो दोनों लड़का रहेगा या तो दोनों लड़की रहेगी, ठीक है। हाँ, एक लड़का एक लड़की नहीं होता है, जो अच्छा है, ठीक है। एक ही साथ जो पैदा लेता है तो एक ही सेक्स, हाँ इसमें सेक्स डीएनए फेस सेम, दोनों सेम होता है, सब चाहे डीएनए वेने सब सेम रहता है। फिंगरप्रिंट अलग अलग होगा, दोनों का फिंगर प्रिंटिंग अलग अलग, जो हाथ से फिंगरप्रिंट लेता है अलग अलग होता है। मोनोजाइगोटिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ट्विन बेबी को मोनोजाइगोटिक। ट्विन बेबी को क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक। इसकी संख्या बहुत कम, 1/3 होता है, बहुत कम होता है ट्विन बच्चा, हमेशा नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी होता है। आइडेंटिकल। और दूसरा तरीका है
फ्रैटर्नल, 2 ओवम 2 स्पर्म। एक दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कैसे अभी एक स्पर्म आया, एक ओवम था, ये इसमें गया लेके भाग गया। हो सकता है कभी कभी ना कि एक और अंडा रिलीज किया, एक और स्पर्म आया था और दोनों एक साथ भागा, तो दोनों एक साथ भागेगा तो 2 बच्चा पैदा लेगा ना। तो सेक्स डीएनए फेस अलग अलग होते हैं। इस केस में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा दोनों से, जब ऐसा केस होगा 2 ओवम 2 स्पर्म, तो दोनों का शकल अलग अलग होगा। थोड़ा सा अलग अलग नहीं होता है, दोनों का शकल अलग अलग होगा, ठीक है, फेस भी अलग अलग होगा, डीएनए भी अलग होगा। और इसकी संख्या 2/3 है, इसको डाइजाइगोटिक बोलते हैं। समझ गई? 2 तरीके से। और कोई सवाल इसमें? अगला आते हैं अब परख नली। कभी कभी नहीं देखते हैं कि बच्चा जो है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर उपाय लगाता है और बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है। या फिर परख नली में बच्चा पैदा करता है, स्पर्म लिया, स्पर्म को एक पाइप नली में लगा दिया और लेबोरेटरी में छोड़ दिया, और फिर 2 महीना बाद देखेंगे तो बच्चा बन गया। तो ऐसा भी होता है। तो कैसे कैसे होता है वो समझिएगा। परख नली शिशु जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु, या आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ना करा के बाहर परख नली में कराई जाती है, फिर निषेचित अंडे को जाइगोट बनाकर यानी युग्मनज बनाकर पुनः माता गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, तो उसे परख नली शिशु कहते हैं। देखिए होता क्या है कि मेल पर्सन का क्या लिए हम? स्पर्म ले लिए। अब फीमेल का क्या लिए? देखिए यहाँ से सिरिंज से क्या निकाल लिया? इसका अंडा निकाल लिया। सिरिंज से क्या निकाले? अंडा निकाल लिए। उसके बाद एक परख नली में डाल दिए उसको, ठीक है, परख नली में डाल दिए। तो अब क्या होगा? जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में क्या बनने लगा? बच्चा बनने लगा। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट। और फिर जाइगोट को हम सिरिंज के माध्यम से कहाँ भेज दिए? फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में क्या बन जाएगा? भ्रूण शिशु बन जाएगा। समझ गए? परख नली शिशु कैसे कैसे बनता है? परख नली शिशु बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले फीमेल का ये अंडा कलेक्शन करते हैं, सिरिंज से निकाल लिए, मेल पर्सन का स्पर्म ले लिए, दोनों को मिक्स करके एक फैलोपियन ट्यूब, एक ट्यूब में डाल दिए, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में किसका निर्माण हो गया? जाइगोट का, युग्मनज का। फिर उसको लेके क्या कर दिए? जब वो जाइगोट बन गया तब फीमेल पार्ट में डाल दिए तो क्या बन गया? परख नली शिशु। कोई दिक्कत? अब अगला देखिए और थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल देखिए, जो परख नली शिशु से कौन कौन बच्चा पैदा लिया। विश्व में पहली परख नली शिशु 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन की लुई ब्राउन। भारत में पहली परख नली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई थी। फिर से सुनिएगा, विश्व में पहला परख नली शिशु कब बना? 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में कौन बनी थी? लुई ब्राउन। कौन बनी थी? लुई ब्राउन। अब भारत में पहली परख नली शिशु कौन बनी? 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा। मुंबई इंडिया वाला पूछेगा तो 1986 में इंदिरा बनी थी। अब विदेश में बोलेगा तो 1978 में ब्रिटेन में लुई ब्राउन। कौन था? लुई ब्राउन। क्लियर? अब देखिए एक सैरोगेट मदर होता है, बहुत सारा मूवी में सैरोगेट मदर होता है, ठीक है। जो दिक्कत होगा बोलिएगा। सरोगेट मदर, जब कोई महिला किसी दूसरे बच्चे को आईवीएफ, इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन तकनीक द्वारा अपने गर्भ में पालती है तो महिला सरोगेट मदर कहलाती है। जो टेस्ट ट्यूब लिए ना, हम क्या बोलते हैं वो टेस्ट ट्यूब लिए, उस टेस्ट ट्यूब की जगह किसी फीमेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उसको सरोगेट मदर करते हैं। यानी मतलब मेरा बच्चा कोई दूसरी महिला पालेगी अपने पेट में तो उसको सरोगेट मदर करते हैं, ठीक है। नसबंदी क्या होता है? वास्कोटोमी। पुरुष नसबंदी को वास्कोटोमी बोलते हैं या वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस बता दिए क्या था? वो जो जिससे स्पर्म है जो मेल से फीमेल में जाता है उसी को काट के हटा देता है, तो उसको पुरुष नसबंदी बोलते हैं। ट्यूब कटोमी बोलते हैं, मादा नलबंदी को ट्यूब कटोमी कहते हैं, जैसे फलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। अब फीमेल जो है ना, नहीं बोलते कि ऑपरेशन करवा लिए हैं बच्चा पैदा नहीं होगा, तो उसमें करती क्या है फीमेल? फैलोपियन ट्यूब को कटवा देती है। फैलोपियन ट्यूब में ही भ्रूण का विकास होता है, नवजात शिशु बनता है, उसी को कटवा के हटवा देती है, तो फिर बच्चा नहीं देगी वो। हिस्टेरोटोमी, जब पूरा यूटेरस को काट के हटा दिया जाता है तो इसको हिस्टेरोटोमी बोलते हैं। पूरा यूटेरस से को काट के हटा दिए तो पूरे तरह से बच्चा कभी पैदा होगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं हिस्टेरोटोमी। और इम्नियोसेटोप्सिस, किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाना कि वह लड़का है या लड़की, इसको
सेप्टोसिस कहते हैं, ये कानूनी बैन है। इम्नियोसेप्टोसिस किसको बोलते हैं? इम्नियोसेप्टोसिस जब पेट में बच्चा है और लड़की है कि लड़का, ये पता करना, इसको बोलते क्या है? इम्नियोसेप्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इम्नियोसेप्टोसिस। ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, और इसी तरह से लगे रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।